बिहार से कितने मंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या जाति इक्वेशन साधा जाएगा, इसकी संभावनाएं क्या है, ये हमने आपको बताया। लेकिन जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं, या यूं कहें जो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में, वो है टीडीपी की। मोदी सरकार में टीडीपी में कितने मंत्री बन सकते हैं और रेस में कौन कौन आगे चल रहा है, आइए अब आपको उसके बारे में भी बता देती हूं। दरअसल एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। टीडीपी के 16 सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो ऐसे में 4 मंत्री उनके कोटे से बनाए जा सकते हैं, जिसमें राम मोहन नायडू, जीएम हरीश, पूर्व आईपीएस टी कृष्णा प्रसाद और वेमी रेड्डी प्रभाकर रेस में फिलहाल शामिल हैं। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू की ख्वाहिश यह है कि 5 मंत्री पद उनको दिए जा सकें। 27 साल की उम्र में साल 2014 में पहली बार एमपी बनने वाले राम मोहन नायडू ने इस बार जीत की हैट्रिक लगाकर अपने नेता चंद्रबाबू नायडू को बहुत इंप्रेस किया है और इसीलिए उनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चंद्रमोहन नायडू के बेहद करीबी कहे जाने वाले दिवंगत टीडीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एरन नायडू के बेटे हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे प्रबल दावेदार हैं। जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है जीएम हरीश का। जीएम टीडीपी का दलित चेहरा है और पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएम बाल योगी के बेटे हैं। 2019 के चुनावों में सिर्फ 40,000 वोटों के अंतर से हारने वाले हरीश ने 24 के चुनाव में 3 लाख से ज्यादा अंतर के रिकॉर्ड से जीत दर्ज की है। फिलहाल देखिए, 16 चेहरे आपके सामने हमने रख दिए हैं जो कि नायडू के पार्टी के हैं और इनमें से चंद्रबाबू नायडू को चयन करना है कि किसे मंत्री बनाना है, किसे राज्य मंत्री बनाना है, किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है। ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है इन्हीं चेहरों पर और इन्हीं चेहरों के हिसाब से फिलहाल चर्चा जो है वो की जा रही है। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, हम 16 चेहरे इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहला चेहरा जो राम मोहन नायडू का है, जिनकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो तो एक नाम है ही, और इन 16 चेहरों में से किसको आप देख रहे हैं जो फिट बैठ सकता है नायडू के फॉर्मूले में? जी देखिए, अगर राम मोहन नायडू की बात कर लें तो जो भी क्राइटेरियाज हैं मोदी कैबिनेट में बने रहने के लिए, वो सारे क्राइटेरियाज को एक तरह से टिक करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बार लगातार वो सांसद चुने गए हैं। 27 साल के थे 2014 में जब पहली बार वो एमपी बने थे। इस वजह से वो बहुत युवा चेहरा भी हैं, चंद्रबाबू नायडू की पसंद भी हैं और बड़ी बात ये भी है कि वो एरन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी नेता रहे, उनके बेटे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के। तो इस लिहाज से हमको ऐसा लगता है कि राम मोहन नायडू जो हैं सबसे प्रबल दावेदार हैं। जैसा ये बताया जा रहा है लगातार, लगभग ये बात अब क्लियर भी हो गई है प्राची की 1 कैबिनेट और 2 एमओएस जो हैं टीडीपी के कोटे में जा सकता है। हालांकि 2 कैबिनेट और 2 एमओएस की मांग की गई है। मांग क्या की गई है, ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि लगातार टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की डिमांड जो है वो नहीं रखी जाएगी। इच्छा है कह सकते हैं टीडीपी की कि उन्हें 2 कैबिनेट और 2 एमओएस मिल जाए, क्योंकि 2014 में जब टीडीपी के पास इतने ही 16 सांसद थे तब उन्हें 1 एमओएस और 1 कैबिनेट मिला था। लेकिन अब आप जानते हैं कि हालात थोड़े से बदले हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि 2 कैबिनेट और 2 एमओएस मिल जाए। ऐसे में राम मोहन नायडू का कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना जाना लगभग ऐसा कह सकते हैं कि तय माना जा रहा है। इसके अलावा टी कृष्ण प्रसाद और जो बाल योगी जो फॉर्मर स्पीकर, उनके बेटे हैं जीएम हरीश, ये 2 नाम हैं जो दलित चेहरों के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। टी कृष्ण प्रसाद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, प्रशासनिक सेवा का जबरदस्त अनुभव है और चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी हैं। पहली बार हालांकि वो सांसद चुनकर आए हैं टीडीपी से। लेकिन हाईटेक सिटी का निर्माण जब हैदराबाद में किया गया था तो जो कोर टीम थी चंद्रबाबू नायडू की, उसमें ये प्रमुख थे, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इनको जगह दी जा सकती है। बाल योगी के बेटे होने के नाते दलित चेहरे के रूप में जीएम हरीश का नाम भी आगे यहां पर चल रहा है। इसके अलावा वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी जो नेल्लोर से सांसद चुने गए हैं, पीएस विजय साई रेड्डी वाईएसआरसीपी के बड़े नेता को उन्होंने हराया। यही नहीं, जो नेल्लोर मंडल के 10 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के लिए उन्होंने जीत दर्ज करके दी। बहुत प्रभावी चेहरा है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का, इसीलिए हो सकता है कि उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसी तरह से अगर हम विजयवाड़ा की बात कर लें तो वहां पर जो एमपी हैं पी चंद्रशेखर, वो भी काफी उनका भी नाम देखिए, जो नाम राघवन इस वक्त बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो। राम मोहन नायडू श्रीकाकुलम से जीत की हैट्रिक लगाई है, चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री एरन नायडू के बेटे हैं, टीडीपी का दलित चेहरा है जीएम हरीश, इनका भी नाम चल रहा है, कृष्ण प्रसाद पूर्व आईपीएस और दलित चेहरा है, प्रशासनिक अनुभव और नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। 16 में से ये 3 चेहरे अगर हम पिक करें तो क्या इन 3 चेहरों को लेकर ही चर्चा चल रही है, चॉइस हो सकती है टीडीपी की?
इन दो में से एक होना चाहिए। हरीश और कृष्ण प्रसाद अगर दोनों के कास्ट के हिसाब से देखें तो दो दलित चेहरे में से कोई एक दलित चेहरा देकर फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन साधने की कोशिश की जाएगी। और राम मोहन नायडू के बारे में बात करें तो उसमें तो कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। और एक शानदार सांसद की जो छवि होती है ना प्राची, वो लगातार उन्होंने अपने दोनों टर्म में ये दिखाई है कि चाहे दूसरे सांसदों से इंटरेक्शन के मामले में हो, संसद की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो, और बहुत ईजी पर्सनालिटी, ईजी गोइंग पर्सनालिटी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने दिल्ली से क्योंकि की है तो हिंदी भी काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं, तो इनके दूसरे पार्टी के नेताओं से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। और राम मोहन नायडू के बारे में तो कोई संदेह नहीं, जीएम हरीश और कृष्ण प्रसाद में से शायद कोई एक दलित चेहरा लेकर एक दूसरा नाम किसी और कोटे से लेकर आने की कोशिश की जाए। अच्छा, 16 सांसद टीडीपी के पास हैं, तो एक कैबिनेट और दो एमओएस, उस पर डील पक्की हो गई है, फाइनल हो गई है, बताया यही गया है। हालांकि उसमें उनकी जरूर ये कोशिश है कि उसको एक और बढ़ा दें। कोशिश के हिसाब से आप समझ सकती हैं कि आइडिया ये रहता है कि हर एक रीजन के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से जो भी आपके पॉलिटिकल कंपल्सन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन निर्भर करेगा इस बात पर कि यहाँ से फिर फाइनली क्या बोला जाता है। कल जो बातचीत हुई थी उस बातचीत में उन्होंने अपना इक्वेशन बता दिया था कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन वो आंध्र प्रदेश से चाहेंगे, और उसमें फिर पवन कल्याण वो उनके साथ ही शामिल किया जाएगा या उनको अलग से दिया जाएगा। बीजेपी की एक कोशिश है कि आंध्र प्रदेश में कि डी पुरंदेश्वरी को ज़रूर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और डी पुरंदेश्वरी के बारे में प्राची मैं आपको बताऊं कि जब टीडीपी के साथ गठबंधन हो रहा था तो चंद्रबाबू नायडू ये चाहते थे, उनके इक्वेशन पुरंदेश्वरी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और वो ये चाहते थे कि उनको आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर लाया जाए। बीजेपी ने दो टुक शब्दों में इनकार किया कि यहाँ से दिल्ली से उनको मैसाचुसेट्स हटा के वहाँ भेजा ही गया इसलिए कि उनको चुनाव लड़ाया जाए, और फाइनली उनको चंद्रबाबू नायडू को स्वीकार करना पड़ा। कोई चॉइस रखी जा रही है जी पोर्टफोलियो को लेकर चॉइस जैसी चीज कुछ नहीं। कुछ दलों ने जरूर ये रखा है कि अगर ये मंत्रालय हमें मिल जाता तो हम अपने क्षेत्र को ज्यादा बेहतर तरीके से कैटर कर सकते हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो अगर शहरी विकास मंत्रालय उनके कोटे में आता है तो उनको खुशी होगी।